जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर के लिए आए हैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला का एक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हमारे पास 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों, ये किसी न किसी परीक्षा में या तो पूछे गए या फिर आएंगे। ये श्योर हो जाइए कि इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा में ना आए। ठीक है, यानी 50 प्रश्न ये ऐसे छटे हुए प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। आपको परीक्षा जो देने जाओगे उसमें कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी साथी जो जुड़े रहिए हमारे साथ और जो उस जुनून के साथ इस प्रैक्टिस सेट को दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है साथियों, वो है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। यानी हमारा जो पहला प्रश्न है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 5। आपको मिलेगा केवल 5 सेकंड का टाइम। करिए। समय खत्म हो गया है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है साथियों? इसमें जो 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 इसका सही आंसर है वो है साथियों 4। कौन सा? 4। यानी हमारे पास हिंदी भाषा में स्वरों की जो संख्या है वो स्वर टोटल जो कुल स्वर हैं हमारे पास वो है 11, जिनमें से हमारे पास दो कैटेगरी में बांट देते हैं उच्चारण के आधार पर। एक होते हैं ह्रस्व और एक होते हैं दीर्घ। इनमें से जो ह्रस्व होते हैं साथियों वो होते हैं हमारे पास 4। दीर्घ कितने होते हैं? चार, सॉरी, ह्रस्व होते हैं 4 और दीर्घ होते हैं हमारे पास 7। टोटल 11 होते हैं, जिनमें से 4 ह्रस्व होते हैं, 7 दीर्घ होते हैं। ठीक है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं या मैं ह्रस्व स्वर की बता दूं तो ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर कहते हैं। इनको ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर अगर कहीं पूछ लिया जाए तो मूल स्वर के अलावा इनको हम जो है एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर? एक मात्रिक स्वर। तो यहाँ इतना आप सबको समझ में आया होगा कि हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। अब यहाँ स्वरों की अगर हम बात करें तो स्वर हमारे पास टोटल हिंदी वर्णमाला में 11 हैं, जिन्हें हमने चार दो कैटेगरी उच्चारण की दृष्टि से ह्रस्व और दीर्घ में बांटा है। ह्रस्व हमारे पास 4 होते हैं, दीर्घ हमारे पास 7 होते हैं। और जो ह्रस्व होते हैं उन्हें हम लघु या मूल स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें हम गुरु या संधि स्वर या फिर इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, द्विमात्रिक द्विमात्रिक स्वर। अगर यानी जो दीर्घ स्वर है वही हमारे गुरु स्वर होते हैं, वही हमारे संधि स्वर होते हैं और वही हमारे द्विमात्रिक स्वर भी होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर हम इन दीर्घ स्वरों की बात करें तो दीर्घ स्वरों को हम दो कैटेगरियों में भी बांट देते हैं। एक होते हैं हमारे पास मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और एक होते हैं हमारे पास संयुक्त स्वर। कौन से? संयुक्त स्वर। ठीक। अब मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? एक है बड़ा आ, एक है बड़ी ई, एक है बड़ा ऊ। ये तीनों हमारे पास मूल दीर्घ स्वर हैं। इनको छोड़ करके छोटी है कौन सा? छोटी है, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो चलो अब दिखाई दे जाएगा आपको। देख लो, लिख लो, आप जो भी चाहते हैं नोट कर लो इसको। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोट कर लिया होगा? चलो, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देख लीजिए, आ गया वही प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मैंने अभी मूल दीर्घ स्वर बताए थे। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है ए आ, बी बड़ी ई, सी बड़ा ऊ और डी ओ। आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हो गया है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि मूल जो दीर्घ स्वर हैं वो हमारे पास तीन हैं, एक बड़ा आ, एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ। इसको छोड़ करके सारे के सारे जो हैं अन्य होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बड़ा आ मूल दीर्घ हो गया, बड़ी ई भी मूल हो गया और बड़ा ऊ भी मूल दीर्घ स्वर हो गया। तो ये जो बड़ा ओ है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये दीर्घ में तो आता है लेकिन मूल नहीं है, ये इसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। कौन सा कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, इसका जो समय शुरू होता है साथियों, अब चलिए करिए। समय शुरू हो गया, समय खत्म हो गया है आपका। यानी यहां पूछ रहा है साथियों कि मध्य स्वर क्या है। मध्य स्वर कहते हैं, अब किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास बड़ा ऊ, ऑप्शन ए को क्या है हमारे पास? बड़ा ऊ। ऑप्शन बी है बड़ी छोटी ई और ऑप्शन सी है बड़ी ई और ऑप्शन डी है अ। तो सबसे पहले हमें जानना है, देखो ये ऑप्शन तो हमें पता है कि कौन से हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मध्य स्वर है क्या, ठीक है। तो जब मैंने वर्णमाला आपको पढ़ाई है तो उसमें मैंने बताया है कि मध्य स्वर क्या है, ठीक है। तो ये जो मध्य स्वर है ये विभाजन हमने किया था जो हमारी जिह्वा है उसके उठने के आधार पर। यानी एक तो थे अग्रस्वर, एक अग्रस्वर थे, एक थे तुम्हारे मध्य स्वर, मध्य स्वर, और एक थे पश्च स्वर, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमने जिह्वा के उठने के आधार पर इन जो स्वरों को तीन पार्टों में बांटा था, तीन भागों में बांटा था। एक था अग्रस्वर, एक था मध्य स्वर, एक था पश्च स्वर। अब अग्र स्वर कौन सा था? अग्र स्वर वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा होती है उसका अगला भाग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का जो मध्य भाग है वो ऊपर नीचे हो तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जिह्वा का जो पिछला भाग है, जो पिछला भाग है वो ऊपर नीचे होता है तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो मध्य स्वर है वो कौन सा होगा? तो जो साथियों जो हमारे पास मध्य स्वर होता है वो केवल एक होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है। कौन सा होता है वो साथियों? तो साथियों वो होता है हमारे पास केवल और केवल छोटा अ। यानी मध्य स्वर में केवल छोटा अ आता है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो मध्य स्वर है वो कौन सा है? अ। अगर हम बात करें अग्रस्वर की, तो अग्रस्वर हमारे पास कितने होते हैं? ये हमारे पास पांच होते हैं। एक होता है ई छोटी वाली, एक बड़ी ई, ठीक है, एक होता है छोटी ए, एक बड़ी ए, और साथियों एक होता है रे। यानी ये जो पांच स्वर हैं ये हमारे पास अग्रस्वर होते हैं। उसके बाद अगर हम मध्य स्वर की सॉरी जो पश्च स्वर है पश्च स्वर की बात करें तो ये चार और एक ये मध्य स्वर पांच, और पांचों को छोड़ करके जो बचेंगे हमारे पास छह, वो क्या हो जाएंगे साथियों? पश्च स्वर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे पश्च स्वर? एक बड़ा आ, एक बड़ा ऊ, एक छोटा छोटा ऊ, सॉरी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ठीक है। इसके अलावा जो होता है हमारे पास ये जो पांच हैं, यहाँ ये पांच स्वर हैं, ये पांच ये हो गए, एक ये हो गया छह, और पांच ये हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे पास पश्च स्वर, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक आगत स्वर जो होता है ये आगत स्वर है, ये भी ये इसी पश्च स्वर में आता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि मध्य स्वर कौन सा है। यहाँ पर मध्य स्वर है साथियों आपका छोटा अ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, ठीक है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं चार। ऑप्शन ए है पश्च स्वर, ऑप्शन ए है पश्च विव्रत स्वर, सॉरी पश्च विव्रत स्वर, ऑप्शन बी है अग्र विव्रत स्वर,
और ऑप्शन सी है अग्र समृत स्वर और ऑप्शन डी है पश्च समृत स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आपको देखनी है, एक देखनी है जिह्वा के आधार पर और एक देखनी है आपके मुख के खुलने के आधार पर, यानी पश्च और समृत। ठीक है, अग्र और समृत। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। आपका समय शुरू होता है अब, चलिए करिए। आ गया समझ में? किस किसने कर लिया है? चलो देखते हैं इसको। ऊ, ऊ किस प्रकार का स्वर है? प्रश्न क्या है हमारा? ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च है, अग्र है, और इसके बाद हमें देखना है विव्रत है या फिर समव्रत है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जो बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ पश्च स्वर में आता है। कौन से स्वर में आता है? पश्च स्वर में। इसके अलावा इसमें दिया गया है संव्रत या विव्रत। अब संव्रत या विव्रत है ये हमें देखना है। तो जो बड़ा ऊ है वो कैसा होता है? विव्रत होता है या संव्रत होता है? तो विव्रत तो होता नहीं, क्योंकि जो विव्रत स्वर होता है वो केवल एक होता है और वो होता है बड़ा आ। तो विव्रत नहीं होता तो कैसा होगा? ऑप्शन में संव्रत है। तो इसका मतलब जो बड़ा ऊ होता है साथियों वो होता है संव्रत स्वर। कौन सा स्वर? संव्रत स्वर। तो ये संव्रत भी है और पश्च स्वर भी है। तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा डी, पश्च संव्रत स्वर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, पश्च संव्रत स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये पश्च पश्च अग्र और मध्य तो मैंने बता ही दिए थे। अगर हम समृत स्वर की बात करें तो समृत स्वर होता क्या है? वैसे जो मैंने वर्णमाला आपको कराई है, जो क्लासें मैंने आपको कराई हैं, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि समृत स्वर कौन सा होता है, समृत स्वर क्यों होता है, इन्हें समृत क्यों कहते हैं, और किस आधार पर हम इन्हें समृत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि समृत स्वर क्या है। तो समृत स्वर साथियों ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख होता है वो ना के बराबर खुलता है। ठीक है, मुख हमारा जो है ना के बराबर खुलता है, यानी बिल्कुल मानो बंद जैसा रहता है। तो इसमें जो समृत स्वर में आने वाले जो वर्ड होते हैं साथियों, वो होते हैं तुम्हारे एक तो छोटी ई, एक बड़ी ई, एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ और रे। हमारे पास ये जो 5 वर्ड हैं ये हमारे पास समृत स्वर में आते हैं। ठीक है, और विव्रत में कौन सा आता है हमारे पास? बड़ा आ। इसके अलावा ये विव्रत है, ये विव्रत है, ये संव्रत है। अगर हम बात करें अर्ध, अब यहाँ एक और होते हैं, इनकी कैटेगरी एक और होती है। विव्रत के अलावा एक होता है अर्ध विव्रत। ठीक है, अर्ध विव्रत, और एक होता है अर्ध संव्रत। अर्ध अर्ध संव्रत। अब ये अर्ध विव्रत कौन सा होगा? अब यहाँ विव्रत होगा जिसका मुंह अधिक से अधिक खुले, जिसमें जिसके उच्चारण में हमारा मुख जो है अधिक से अधिक खुलता है। अब यहाँ होता है अर्ध विव्रत। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा खुले, लेकिन जो है पूरा नहीं खुले। आधे से ज्यादा खुले लेकिन जो विव्रत स्वर है उसकी तुलना में कम खुले, तो उसे हम कहते हैं अर्ध विव्रत। कौन सा कहते हैं? अर्ध विव्रत। इसमें कौन कौन से आते हैं? आता है, बड़ी ए आती है, छोटा और बड़ा ओ आता है, और इसके अलावा जो आगत स्वर है ओ, ये भी हमारा अर्ध विव्रत स्वर में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास अर्ध संव्रत है, इसमें साथियों छोटी ए और छोटा ओ आते हैं, यानी इसमें छोटी ए और छोटा ओ, और इसमें आते हैं छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा आगत स्वर ओ होता है ये भी हमारे अर्ध विव्रत स्वर में आता है। ठीक है, विव्रत कौन सा होता है, कैसे होता है, समृत कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, इन्हें क्यों कहते हैं समृत स्वर, ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपके समझ में यहाँ नहीं आ पा रहा है तो हमारी जो वर्णमाला की वीडियो है आप उनको देख सकते हैं। वर्णमाला की जो क्लासें हमने दी हैं आप उनमें देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पूरे डिटेल में बताई गई हैं। ठीक है, उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो हैं। ठीक है,
चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्न में से कौन सा स्वर हमारा कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य यानी कंठ से भी बोला जाता है और तालव्य से। ये यानी ये जो प्रश्न आया है साथियों, ये है हमारा मुख्य उच्चारण स्थल के आधार पर। तो इसके लिए आपके लिए 5 सेकंड है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, करिए। समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य, तो यहाँ सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो उच्चारण स्थल होता है, उच्चारण स्थल के आधार पर हम थोड़ा इनका सा आपको बता देते हैं। तो ये हमारे पास जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे पास, एक तो बोले जाते हैं कंठ से, जिन्हें हम कंठ कहते हैं। कौन से कहते हैं? कंठ कहते हैं। एक होते हैं तालु से बोले जाने वाले, जिन्हें हम तालव्य कहते हैं। एक होते हैं मूर्धा से बोले जाने वाले, जिन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दंत से बोले जाने वाला जो दंत वर्ण होता है, वो यहाँ पर स्वरों में कोई भी स्वर दंत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, दंत से बोले जाने वाले को दंत कहेंगे, लेकिन यहाँ जो स्वर हैं, कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जो दांत से बोला जाता हो। ठीक है, यानी कोई भी दंत स्वर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक तो कंठ हो गए, एक तालु से बोले जाने तालव्य हो गए, एक मूर्धा से बोले जाने वाले मूर्धन्य हो गए। तो कौन से हो गए? कंठ से बोले जाने वाले जो होते हैं साथियों, वो होते हैं अ और आ। इसके अलावा जो तालु से बोले जाने वाले होते हैं साथियों, वो होते हैं ई और ई। इसके अलावा जो मूर्धा से बोले जाने वाला होता है साथियों, वो होता है हमारा रे। ठीक है, यानी अ और आ कंठ से बोले जाते हैं, ई और ई तालु से बोले जाते हैं। ई और ई कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। ठीक है, और जो सॉरी यहाँ जो मूर्धा है वो रिज है, और वो कहाँ से बोला जाता है साथियों? मूर्धन्य। कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से, तो मूर्धन्य। इसके अलावा कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया। एक होते हैं साथियों ओष्ठ, एक होते हैं ओष्ठ से बोले जाने, जिन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। यानी इनके बोलने में हमें ओष्ठ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो ओष्ठ स्वर होते हैं साथियों, वो होते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कौन से होते हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो यहाँ पर प्रश्न आया है कि कंठ तालव्य कौन से हैं, यानी जो कंठ से भी बोले जाएं और तालु से भी बोले जाएं। तो कंठ तालु का मतलब इन दोनों से मिलकर के जो वर्ड बने होंगे साथियों, वो होंगे हमारे कंठ तालव्य। तो इन दोनों से मिलकर कौन से बने होते हैं? वो बने होते हैं साथियों छोटी ए और बड़ी ए। जो छोटी ए और बड़ी ए होते हैं साथियों, वो कंठ तालव्य होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी ए। ठीक है, यानी जो छोटी ए है साथियों, वो है हमारी कंठ तालव्य। अगर हम बात करें बड़े आ की, तो ये बड़ा आ जो है पहला ऑप्शन में, ये हमारे पास कंठ हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा तालव्य, और जो छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंठोष्ठ। क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो होता है साथियों, जो छोटा ओ है और उसका होता है कंठ से और ओष्ठ से। यानी जब अ और उ मिल जाते हैं तब हमारा बनता है साथियों ओ। ठीक है, तो इस प्रकार जो ओ है हमारा वो कंठ ओष्ठ है, और जो छोटी ए है ये हमारी कंठ तालव्य है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी ए, कंठ तालव्य। ठीक है, यानी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है साथियों, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन प्रश्न 6 है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। इसका मतलब है हमारे पास कितनी स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। आपका जो टाइम है वो शुरू होता है अब। चलिए करिए। समय समाप्त हो गया है। चलिए, यानी प्रश्न क्या है? स्वर ध्वनि के प्रकार। तो मैंने आपको बताए हैं कि स्वर ध्वनि जो प्रकार होते हैं, वो हमारे पास जो दीर्घ स्वर है वो भी स्वर ध्वनि है। इसके अलावा जो हमारा ह्रस्व स्वर है वो भी सॉरी स्वर हैं। इसके अलावा जो प्लुत हैं ये भी साथियों स्वर ही होते हैं। ठीक है, जो प्लुत होते हैं वो भी स्वर होते हैं। यानी जो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, ये हमारे पास तीनों के तीनों जो हमारे पास हैं, ये स्वर ध्वनि के
प्रकार ही है, लेकिन ये जो प्लुत स्वर है ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, ये ज़्यादातर संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि प्लुत क्या है तो प्लुत स्वर ही होता है। ठीक है, और इसके बोलने में जो समय लगता है वो ह्रस्व स्वर का तिगुना लगता है। यानी ऐसे स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा बोलने में समय लगे, उच्चारण में समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर वो होते हैं, सॉरी, जो दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, ये हमेशा द्विमात्रिक होते हैं, ये हमेशा एक मात्रिक होते हैं, इन्हें हम त्रिमात्रिक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहां भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए आप उसको फोड़ दोगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है साथियों, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब यानी हलंत वाला र। ठीक है, यानी हलंत वाला र, यानी ये जो र है ये कैसा है, हलंत वाला। यानी स्वर रहित का मतलब होगा जिसमें स्वर नहीं है, जो र होता है उसमें होता है आधा र और प्लस अ। ठीक है, इससे मिलकर ये बना होता है। तो ये प्रश्न है हमारे पास चार प्रश्न है सातवां, कि स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, तो इसके ऑप्शन हमारे पास चार हैं। ऑप्शन ए पुनर्निर्माण, ऑप्शन बी ट्रक में, ऑप्शन सी त्राटक में, ऑप्शन डी शत्रु में। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए करिए साथियों सभी जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए। 5 सेकंड है आपके पास, 3 2 0 1, समाप्त। ठीक है, आपका समय खत्म हो गया है। तो यहाँ जो स्वर रहित र है वो कौन सा है, तो देखिए साथियों, जो स्वर रहित र होता है वो जो होता है जब हम किसी वर्ड के ऊपर, अगर आपको किसी वर्ड के ऊपर अगर आपको र लगा मिल जाए ऊपर र, तो ये स्वर रहित ही होता है। ठीक है, जो किसी वर्ड के ऊपर अगर र लग रहा है तो वो स्वर रहित र होता है, यानी इसमें स्वर नहीं होता। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। तो यहां पर कैसे बनाइए, पुनः र नि, अब ये जो र है ये भी ऐसे ही लिखा गया है, र फिर मां नो। ठीक है, ये ऐसे लिखे गए हैं। अब ये जो र हैं जो यादें हैं, जिस वर्ड पर ये लगते हैं उस वर्ड से पहले इनका उच्चारण होता है। तो ये न न के ऊपर लगाए तो न से पहले होगा, और ये माँ से ऊपर लगाए तो ये माँ से पहले इसका उच्चारण होगा। इनमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है, इनमें किसी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ। अगर हम बात करें ट्रक की, तो इसमें ट आधा है, उसके बाद र आधा है, और इसके बाद जो है हमारा क है। ठीक है, सॉरी अ है, और उसके बाद क है, तब बना है हमारा ट्रक। ट आधा र और फिर अ फिर क, तो यहाँ र के साथ अ मिल जाता है, यानी ये जो ट है ये आधा है और ये जो र है ये पूरा है, तब बना है ट्रक। ठीक है, तो यहाँ एक प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से महाप्राण वर्ण हैं, निम्न में से महाप्राण वर्ण हैं, ये आपको पूछा गया है प्रश्न। इसके जो ऑप्शन है हमारे पास चार दिए गए हैं। ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी क, ऑप्शन डी व। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप करिए। कौन सा हमारा निम्न में से महाप्राण वर्ण है, कौन सा है हमारा महाप्राण वर्ण। यहाँ आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है थ, ऑप्शन बी है च, ऑप्शन सी है क, और ऑप्शन डी है हमारा व। ठीक है, तो महाप्राण वर्ण होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि महाप्राण वर्ण होते क्या हैं। तो साथियों, हमारे मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर जो वर्ड होते हैं हमारे, वो हम दो कैटेगरियों में इन्हें बांटते हैं। एक होते हैं अल्प एक होते हैं हमारे अल्प, और एक होते हैं महा। यानी एक होते हैं अल्प और एक होते हैं महा। प्राण इसके साथ जोड़ देंगे तो ये होगा अल्प प्राण, और यहाँ हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब हो गया जिनके उच्चारण में हवा कम से कम निकले, और महाप्राण का मतलब हो गया जिनके उच्चारण में हवा ज्यादा से ज्यादा निकले। ठीक है, यानी मुख से वायु ज्यादा से ज्यादा निकले। तो इसमें कौन से आते हैं, अल्प और महाप्राण, अल्प प्राण में और महाप्राण में। ठीक है, तो सबसे पहला, यानी किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ड होता है,
किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो हमारे पास अल्प प्राण होता है। इसके अलावा किसी भी वर्ग का जो होता है तृतीय तीसरा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जो पांचवा वर्ण होता है साथियों वो भी अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जो हमारे पास अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन वो भी साथियों हमारे पास किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं, जैसे यर अलव। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से हो गए, अल्प प्राण हो गए। इसके अलावा महाप्राण कौन से हो गए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक स्वर वर्ग का चौथा, दूसरा और चौथा। इसके अलावा जो ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं साथियों, वो भी हमारे महाप्राण में आते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न में हमारा जो महाप्राण होगा वह तो या तो दूसरा वर्ण होगा किसी वर्ग का, या चौथा वर्ण होगा, या फिर कोई ऊष्म व्यंजन होगा। अगर इनमें से कोई है तो वो साथियों महाप्राण है। तो देख लो इनमें से कौन सा है। अगर हम बात करें थ की, तो थ साथियों आता है त वर्ग में, ये हमारा दूसरा वर्ण होता है। त त वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन है वो पहला ए हो जाएगा, थ। अगर हम बात करें च की, तो ये च वर्ग का पहला वर्ण है, क वर्ग का पहला वर्ण है। और व की बात करें तो ये अंतस्थ है और ये अल्प प्राण होता है, न कि महाप्राण है। ठीक है, ये दोनों कच भी अल्प प्राण है, ये महाप्राण नहीं है। तो हमारा इसका सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला 10वां प्रश्न, सॉरी अगला हमारा जो 9वां प्रश्न है वो है कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारा ओष्ठ से नहीं बोला जाता। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है आपको। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड, चलिए करिए। समय समाप्त हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा है, कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है यानी ओष्ठ से नहीं बोला जा रहा। ठीक है, ओष्ठ से नहीं बोला जा रहा। तो सबसे पहले ओष्ठ का मतलब समझ रहे हैं आप, ओष्ठ से नहीं बोले जाते। अगर हम स्वरों की बात करें, स्वरों की बात करें तो स्वर में ओष्ठ कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताए थे। जो ओष्ठ होते हैं वो होते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है, अगर हम बात करें हम व्यंजनों की, तो व्यंजनों में हमारे पास जो है 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। इनमें से ये कंठ होते हैं, ये तालव्य होते हैं, ये मूर्धन्य होते हैं, ये दंत होते हैं। और जो प वर्ग के होते हैं वो ओष्ठ होते हैं। कौन से होते हैं, ओष्ठ होते हैं। यानी जो प वर्ग है साथियों वो ओष्ठ होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखो सबसे पहले तो ऊ है कि नहीं, तो यहाँ है बड़ा ऊ, तो ये बड़ा ऊ है, तो ये तो ओष्ठ है। ये कौन सा है, ओष्ठ है। अगर हम बात करें हमारे पास म की, तो ये प वर्ग में आता है, प फ ब, प फ भ भ और म, ये हमारे पास पांचों वर्ण ओष्ठ हैं। तो यहाँ पर देखो म भी प वर्ग का है और ब भी प वर्ग का है। तो इसका मतलब ये जो तीनों वर्ण हैं ये ओष्ठ हैं हमारे, कैसे हैं, ओष्ठ हैं। अगर हम बात करें आ की, तो ये जो बड़ा आ है ये साथियों कंठ से बोला जाता है, ये कंठ है, ये ओष्ठ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बड़ा आ जो हो जाएगा कंठ हो जाएगा, ये ओष्ठ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बड़ा आ। चलिए आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आपका समय शुरू होता है अब, चलिए करिए सभी साथी। ठीक है, ईमानदारी से आप प्रश्न करिए। ठीक है, बेईमानी नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है। समय समाप्त हो गया है। यानी आपको जो प्रश्न पूछा गया वो कौन सा है साथियों, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन ए है ड, ऑप्शन बी है ज्ञ, ऑप्शन सी है ड, ऑप्शन डी है अण। ठीक है, तो हमारे पास जो संयुक्त व्यंजन होते हैं साथियों वो होते हैं 4। ये एक होता है 6, एक होता है त्र, और एक होता है ज्ञ, और एक होता है श्र। ठीक है, ये हमारे पास 4 जो स्वर हैं ये संयुक्त व्यंजन है, ये दूसरे वर्ण सॉरी संयुक्त व्यंजन है। ये हमारे पास अन्य व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो इस ऑप्शन में जो ड है ये संयुक्त नहीं है, न है ये संयुक्त नहीं है, ये भी संयुक्त नहीं है। हमारे पास जो संयुक्त स्वर है वो है ज्ञ, यानी जो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञ।
ऑप्शन बी ज्ञ। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा ज्ञ सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन का मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा व्यंजन जो हम जिसका उच्चारण नासिक यानी नाक से होता है। किससे होता है? नासिका से होता है, जिसका उच्चारण जो है नासिका से होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से करिए। समय समाप्त हो गया है। यानी हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन समझ लीजिए कौन से होते हैं। जो नाक से बोले जाते हैं वो हमारे पास एक तो होता है साथियों अनुस्वार, एक होता है अनुस्वार। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसमें से प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ड होता है, कौन सा वर्ड? पांचवा वर्ड। जो पांचवा वर्ड होता है वो साथी हमारा नासिक के होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो स है ऊष्म व्यंजन है, झ है ये भी नहीं है, ग है ये भी नहीं है। यानी हमारा जो पंचम वर्ड है हमारे पास न है, ये च वर्ग में आता है। किस में आता है? ये च वर्ग का पांचवा वर्ड है। ठीक है, पांचवा। तो ये हमारे पास नासिक के हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी न। ठीक है, यानी इसे हम नासिका से बोलते हैं, न बोलते हैं। ठीक है, ये च वर्ग में आता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। यहाँ पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर नहीं है, ये इस पर ध्यान रखना है। यानी प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं साथी कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, यानी उन्होंने प्रश्न में देखा निम्न में कौन सा स्वर मूल स्वर, अब वो नहीं को नहीं देखते और जल्दी से टिक लगा देते हैं मूल स्वर पर। वो देखेंगे ये मूल स्वर है, पहला ही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसको देख लीजिए कि मूल स्वर के बाद में एक शब्द लगा है नहीं। नहीं का मतलब मूल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए थे मूल स्वर और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो मूल स्वर मैंने आपको बताए थे 4, और कौन कौन से थे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे। ये हमारे पास मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। तो ये हमारे पास मूल स्वर हैं। तो इन चारों को छोड़ करके सब के सब मूल स्वर से अलग होंगे। तो देख लो, जो छोटा अ है वो मूल स्वर है, रे है वो भी मूल स्वर है, और छोटी ई है ये भी मूल स्वर है। हमारे पास केवल छोटी ए ऐसा वर्ड है जो हमारे पास मूल स्वर नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है संयुक्त स्वर में आता है। किस में आता है? संयुक्त संधि स्वर में आता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये संयुक्त में आता है, संधि स्वर में आता है। लेकिन ये जो दीर्घ भी होता है ये कौन सा होता है? दीर्घ होता है। लेकिन ये मूल दीर्घ नहीं होता है, इसे ये मूल दीर्घ नहीं होता। ध्यान रखना, ये मूल दीर्घ नहीं है, ये केवल दीर्घ है। ये केवल कैसा है? दीर्घ है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर मैंने बताए हैं आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वर्ड, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है वाक्य, ऑप्शन डी है अक्षर। व्यंजन और स्वरूप, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं वर्ड, ध्वनि, वाक्य और अक्षर। ठीक है, बताने हैं आपको, आपके टाइम समय शुरू होता है अब। चलिए करिए। समय समाप्त हो गया है आपका। यानी आपका जो प्रश्न है वो है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। यानी जहाँ व्यंजन और स्वर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो साथियों, जहाँ व्यंजन और स्वर मिल जाते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ड है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, और ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और जो वाक्य है वो भाषा की सार्थक इकाई होती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। ठीक है, तो यहाँ व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं साथियों? अक्षर। जैसे आधा क और अ मिल करके यहाँ पर क बन जाता है। तो ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, और ये हमारा क एक अक्षर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं।
यानी ये पूछ रहा है कि अगर एक से अधिक वर्ण मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अनुस्वार, ऑप्शन डी अक्षर। ठीक है, तो यहाँ आप इसको करिए, आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। यानी यहाँ कह रहा है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या अक्षर कहते हैं। तो साथियों, जो अक्षर होते हैं वो हमारे पास एक से अधिक वर्णों का मेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, स्वर व्यंजन या अनुस्वार ये नहीं होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई स्वर, व्यंजन, वर्ण, अयोगवाह। स्वर, व्यंजन, वर्ण और अयोगवाह। शब्द की सबसे छोटी इकाई स्वर, व्यंजन, वर्ण और अयोगवाह। ठीक है, ये आपके लिए 5 सेकंड है, करिए इसको फटाफट से, जल्दी से करिए। समय समाप्त हो गया है। यानी हमारा जो प्रश्न है शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो साथियों शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, वो होती है हमारी वर्ण। न तो स्वर है, न व्यंजन है, न अयोगवाह है। क्योंकि ये जो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ये वर्ण के ही भेद हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कि शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो वो साथी हो जाएगी वर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगी, वर्ण। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर है। निम्न में से दीर्घ स्वर है। अब यहाँ ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये देखो, ऑप्शन ए हमारा ई दिया है, ऑप्शन बी छोटा ई दिया है, ऑप्शन सी बड़ी ए दिया है, ऑप्शन डी छोटी ए दिया है। आपको बताना है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। साथियों समय समाप्त हो गया है। यानी हमारा जो पहला जो प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये साथियों पूछा गया है दीर्घ स्वर का मतलब यहाँ पर यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये भी दीर्घ में आता है, ये भी दीर्घ में आता है, ये भी दीर्घ में आता है, ये दीर्घ में नहीं आता। लेकिन यहाँ जो दीर्घ पूछा गया है साथियों, ये पूछा गया है मूल दीर्घ। कौन सा पूछा गया है, मूल दीर्घ। यानी ये इसने आपको दीर्घ स्वर कहा है, मूल दीर्घ। तो वो जो दीर्घ स्वर अगर पूछ रहा है, केवल दीर्घ स्वर की कह रहा है, तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये संयुक्त स्वर की कह रहा है। यहाँ ये दीर्घ स्वर का मतलब है मूल दीर्घ स्वर। अगर हम मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो साथियों, जो हमारे पास मूल दीर्घ स्वर होता है वो होता है छोटा साथियों बड़ी ई। जो छोटी ई है ये मूल लघु स्वर है, जबकि बड़ी और ये वाले हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, तो जो दीर्घ स्वर का मतलब यहाँ मूल दीर्घ पूछा गया है, तो मूल दीर्घ स्वर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, बड़ी ई। ठीक है, ये हमारा ऐसा प्रश्न है। ये कई परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जितने भी मैं आपको ये जो प्रश्न करा रहा हूँ, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आएंगे। आप जो भी परीक्षा दोगे, आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको उन परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल छटे हुए चुनिंदा प्रश्न है जो सभी परीक्षा में ज़्यादातर आते रहते हैं। तो सभी साथी इसको देखते रहिए, ठीक है, जुड़ते रहिए। ठीक, और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट करने में मज़ा आ रहा है तो आप अपने साथियों को इसको शेयर कर सकते हैं, वो भी इस प्रैक्टिस सेट को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, वर्णों के समुदाय को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वर्णों के समुदाय को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी अक्षर। ठीक है, तो इसके लिए आपका टाइम जो समय है शुरू होता है अब। चलिए आप कर सकते हैं, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 3, 2, 1, 0। समय समाप्त। ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया है। यानी केवल 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको, प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए आपको केवल और केवल 5 सेकंड मिल रहे हैं। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। परीक्षा में भी आपको इसमें केवल 5 सेकंड ही देने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी बहुत सी विषय होती हैं, कई सारे विषय होती हैं जिनको आपको हल करना होता है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, या फिर इसके अलावा और भी जैसे जीएस हो गई। उनमें आपको समय देना पड़ता है। तो समय को बचाने के लिए आप हिंदी में सबसे कम समय देकर के सबसे ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं, अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही आसान सा सवाल है आपके लिए कि वर्णों के समुदाय को कहते हैं। तो वर्णों का समुदाय क्या कहलाता है साथियों, वो कहलाता है हमारा
वर्णमाला, यानी वर्णों का समुदाय हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला। सर्वनाम क्रिया या अक्षर नहीं होता है, क्योंकि जो अक्षर होता है वो स्वर और व्यंजन वर्णों का मेल होता है, यानी दो या दो से एक या एक से अधिक, दो या तीन वर्णों से मिलकर के अक्षर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्णों का समुदाय होगा साथियों वो हो जाएगा हमारा वर्णमाला। क्या हो जाएगा, वर्णमाला। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, वर्णों के साथ वर्णों के सार्थक समुदाय को कहते हैं। यहाँ दिया गया वर्णों के सार्थक समुदाय, सार्थक, वहां कह रहा था वर्णों का समुदाय, लेकिन यहाँ इसने एक शब्द जोड़ दिया है, सार्थक समुदाय। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान करके ही आपको आंसर करना है। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है। यानी यहाँ जो प्रश्न है वो है वर्णों के सार्थक समुदाय को कहते हैं। वर्णों का समुदाय तो कहलाता है वर्णमाला। अगर यहाँ सार्थक जुड़ा हुआ है, सार्थक का मतलब उसका अर्थ भी हो, तो वर्णमाला का अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सार्थक समुदाय हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा शब्द। कौन सा हो जाएगा, शब्द। ठीक है, यानी जो वर्णों का सार्थक समुदाय जो होता है वो होता है साथियों, उसे हम कहते हैं सार्थक समुदाय को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द। यानी समुदाय का मतलब ध्यान रखना है, समूह होता है। समुदाय का मतलब क्या है, समूह। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं साथियों, शब्द कहते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहलाती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहलाती है। अब यहाँ कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो ये भी आपके लिए है, आप इसको कर सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन ए वर्ड है, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी अक्षर। चलिए करिए। समय समाप्त हो गया है आपका। 5 सेकंड थे, 5 सेकंड आपके समाप्त हो गए हैं। चलिए इसको देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अब यहाँ इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है और यही लघुत्तम होती है। ठीक है, जो सार्थक इकाई जो होती है हमारे पास वाक्य की, वो लघुत्तम इकाई जो सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है, और वो हमारी कौन सी होती है, लघुत्तम भी शब्द ही होती है। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो शब्द हो जाएगी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो साथी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, शब्द। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम इकाई कहलाती है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है, शब्द कहलाती है, वर्णमाला या अक्षर। भाषा की लघुत्तम इकाई, ठीक है, लघुत्तम इकाई। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं। 5 सेकंड है आपके पास, चलिए करिए फटाफट से, जल्दी। खत्म होने वाला है समय, 1-0 समाप्त। यानी आपका 5 सेकंड का समय समाप्त हो गया है। तो इसको देखते हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई मैंने आपको बताई थी, जो लघुत्तम इकाई है साथियों उसे हम कहते हैं साथियों, भाषा की लघुत्तम इकाई को हम वर्ड कहते हैं। जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड। अगर यहाँ ध्वनि आता तो ध्वनि होता, ठीक है, ध्वनि आता तो ध्वनि होता, वर्ड नहीं होता। क्योंकि ध्वनि की ही जो इकाई, ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं साथियों, वर्ड कहते हैं। यानी भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि को ही साथियों हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो यहाँ ये जो प्रश्न है लघुत्तम इकाई, वो हो जाएगा साथियों वर्ड, ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। यहाँ पूछ रहा है स्पर्श व्यंजन कौन से पूछ रहा है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, सॉरी कितने होते हैं संख्या में, तो हमें पता होना चाहिए कितने होते हैं। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 35। आप इसको करिए, 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1, 0। समय समाप्त, समय समाप्त। ठीक है, एकदम से समय समाप्त हो जाता है आपका। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताई थी कि जो स्पर्श व्यंजन है वो साथी होते हैं हमारे पास 25। कितने होते हैं, 25। यानी हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला में जो स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या 25 होती है। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आप इसको कर सकते हैं। यानी उसमें आपको सभी चीज़ें बताई गई हैं, वर्णमाला बिल्कुल डिटेल से आपको बताई गई है। तो सभी साथी हमारी जो वर्णमाला की क्लास हैं आप उन्हें देखिए। ठीक है,
उनको देखोगे तो आपको ये सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न वर्णमाला से बनते हैं, आप सबको आप उन सबको उंगलियों पे कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताई गई है, बेसिक से बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा साथी, वो हो जाएंगे हमारे पास 25। कितने हो जाएंगे? 25। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए 25। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी यहाँ पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, ऑप्शन डी 2। ठीक है, तो इसका जो समय शुरू होता है, अब आप इसको कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 शून्य। समय समाप्त। समय समय समाप्त हो गया है वर्णमाला में। तो सॉरी, समय समाप्त हो गया है आपको प्रश्न के लिए जो मिले थे 5 सेकंड। चलिए देखते हैं वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं। तो हमारे पास जो वर्णमाला है उसमें साथियों हमारे पास 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। एक होता है य, र, ल और व। ये हमारे पास 4 वर्ण हैं जो अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें केवल संख्या पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा कौन से हैं, आपको केवल संख्या पूछ रहा है। तो आपको सीधा सा टिक कर देना है 4 नंबर। तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी वर्णमाला में जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी संख्या है हमारे पास 4। कौन से होते हैं? यर लब होते हैं। अंतस्थ क्यों कहते हैं, ये आप अपना हमारा जो वीडियो है, हमारी जो क्लासें हैं, आप उनको देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, कि अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। ठीक है, तो करिए, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से। 4 3 2 1 शून्य। समय समाप्त। समय समाप्त। चलिए थोड़ी देखते हैं वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। साथियों मैंने वर्णमाला में आपको बताया था जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें जो स्वरों की संख्या है साथियों वो है 11। ठीक है, ये लिखित रूप में होती है। तो ज़्यादातर हम लिखित को ही बताते हैं। अगर केवल कहेगा कि मौखिक या मूल, मौखिक या मूल कहेगा तभी हम कहेंगे, या मौखिक या शुद्ध, मौखिक या शुद्ध जो कहेंगे तब होंगे हमारे 10। अगर लिखित है हमारे पास 11। यानी अगर पूछ ले कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो स्वरों की संख्या हमेशा 11 बताएंगे। कितनी बताएंगे? 11 है। संस्कृत में 13 होते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में 11 होते हैं। तो हमारे पास हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 11। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वर्णमाला में मौखिक स्वरों की संख्या क्या है? अभी बताया है, कर सकते हैं आप। 5 सेकंड का टाइम है आपको। 5 4 3 2 1 समय समाप्त। वर्णमाला में मौखिक स्वरों की संख्या अभी बताया जस्ट, इससे अगले प्रश्न में, इससे पिछले वाला। मौखिक स्वर, मौखिक स्वर हमारे पास कितने हैं साथियों? ऑप्शन ए हमारे पास 10। यानी जो इसका सही आंसर है 10, वो हो जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 10 है तो हमारे मौखिक स्वरों की संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या क्या है? मूल स्वर। अब यहाँ पूछ रहे हैं मूल स्वर कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, कर सकते हैं। 2 3 4 5 संख्या पूछ रहा है केवल। समय समाप्त हो गया है आपका। मूल स्वर, मूल स्वर मैंने अभी बताए थे आपको। मूल स्वर हमारे पास साथी होते हैं हमारे पास 4। कौन कौन से होते हैं? अ, ए, उ और रे। ये 4 हमारे पास मूल स्वर है। या ये नहीं पूछा गया कौन से हैं, यहाँ केवल संख्या पूछी गई है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन सी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है वर्णमाला में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या क्या है? अब यहाँ भी संख्या पूछ रहे हैं, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, आप इसको कर सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम है, समय शुरू हो गया है, करिए। समय समाप्त। साथियों जो वर्णमाला में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या होती है साथियों वो होती है हमारे पास, मूल दो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे पास 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये जो 3 स्वर हैं साथियों ये हमारे पास मूल दीर्घ स्वर हैं। और यही आप पूछ रहा है संख्या में कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या क्या है। संख्या पूछ रहा है आप,
ये नहीं पूछ रहा मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो संख्या हमारे पास हो जाएगी साथियों 3। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अर्धविव्रत है। अर्धविव्रत मैं, देखो आपको ध्यान हो तो मैं अभी आपको जस्ट पिछले जो प्रश्न कराए मैंने आपको बताया है कि अर्धविव्रत क्या होते हैं। आपके पास 5 सेकंड है, आप इसको सही आंसर करिए। सही आंसर सभी विद्यार्थी सभी साथी इसका सही आंसर करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसको बता चुका हूं। अभी आपका समय समाप्त हो गया, 5 सेकंड है, समाप्त हो गए हैं। स्वर अर्धविव्रत कौन सा है, अर्धविव्रत कौन सा है? मैंने आपको बताए थे, संव्रत, अर्ध संव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत बताए थे या नहीं बताए थे। तो साथियों जो हमारा अर्धविव्रत स्वर है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। बड़ा आ, तो बड़ा आ आपको पता है ये विव्रत में आता है, ये किस में आता है, विव्रत में, इसके बोलने में मुख ज्यादा खुलता है। इसके अलावा जो है बड़ी ए, सती जो बड़ी ए है ये है हमारी अर्ध विव्रत, ये है हमारी अर्ध विव्रत। यहाँ जो अर्ध है इसको ऐसे लिखें, अर्ध, अर्ध। तो जो हमारे जो अर्धविव्रत है बड़ी ए हो जाएगी, जो छोटी ए है हमारे पास अर्ध संव्रत होती है, और जो बड़ा ऊ होता है हमारा बहुत साथियों वो होता है संव्रत, ठीक है। जो ये होता है हमारा संव्रत, ये संव्रत है। अगर हम छोटी ए की बात करें तो ये अर्ध संव्रत है, ठीक है, अर्ध संव्रत। तो ये हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्धविव्रत, बी बड़ी है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न की बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है। आ गया प्रश्न, मध्य स्वर है, ठीक है। आपको पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर सकते। बताया है मैंने आपको कि मध्य और पश्च और अग्र कौन से होते हैं। समय समाप्त हो गया है। यानी निम्न में से कौन सा स्वर मध्य स्वर है ये आपको बताना है। तो जो मध्य स्वर है साथियों वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो हमारा छोटा अ होता है साथियों वो हमारा मध्य स्वर होता है, क्योंकि हमारे जिह्वा के मध्य भाग से जो जो जब इसके उच्चारण हमारे जिह्वा का मध्य भाग ऊपर नीचे होता है, तो जो जो छोटा अ है वो साथियों हमारा मध्य स्वर है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से कंठ तालव्य वर्ण हैं, कंठ तालव्य वर्ण हैं, ठीक है। कंठ तालव्य वर्ण पूछ रहा है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताए भी हैं। समय समाप्त हो गया है आपका, ठीक है। कौन सा कौन से कंठ तालव्य वर्ण है ये आपको बताना था। तो ऑप्शन ए हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन बी छोटी है बड़ी है, ऑप्शन सी छोटा आ बड़ा आ, ऑप्शन डी र और स, ठीक है। तो कंठ तालव्य यानी ऐसे वर्ड जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाएं, कंठ और तालु दोनों से बोले जाएं, तो कौन कौन से होते हैं, कंठ तालु, कंठ तालव्य, एक छोटी ए और एक बड़ी है, ठीक है। ये हमारे पास कंठ तालव्य है, यानी कंठ और तालु से इनका निर्माण होता है बन करके, तो इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, छोटी ए और बड़ी ए का। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी ए और बड़ी है, ठीक है। जो ओ है, जो छोटा ऊ बड़ा ऊ है, ये कंठोष्ठ है, और ये छोटा आ बड़ा है ये हमारे पास कंठ है। और र और स की बात करें तो जो र है अंतस्थ है, स हमारा ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कंठोष्ठ वर्ण हैं, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ड आपको यहाँ पता लगाने हैं। आपके पास 5 सेकंड है, आप इसको कर सकते हैं। डू इट प्लीज फास्ट, जल्दी करो, समय समाप्त हो गया, 5 सेकंड है, खत्म हो गए हैं। निम्न में से कौन से कंठोष्ठ वर्ड है, मैंने आपको बताए थे, अभी भी बताए थे थोड़ी देर पहले। यानी जो कंठोष्ठ है, कंठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, इन दोनों से अगर बोले जा रहे हैं तो कंठोष्ठ है। कंठ से बनते हैं अ और आ, ओष्ठ होते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों को जो मिलाकर बनते हैं वो बनते हैं साथी छोटा ओ और बड़ा ओ, ठीक है, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये हमारे पास छोटा ओ और बड़ा ओ, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ है, छोटी है बड़ी है कंठ तालव्य है, छोटा आ बड़ा आ ये हमारे पास कंठ है। हाँ ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा साथियों अगला प्रश्न है,
ऑप्शन सॉरी, प्रश्न है हमारा 31वां, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, यानी आपको बताना है कि तालव्य कौन सा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए क, बी ड, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी म। समय शुरू होता है अब। 2, 1, समय समय आपका समाप्त हो गया है। यानी आपको बताना था निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। साथियों, जो तालु से उच्चारण होता है तो सबसे पहले देख लेते हैं। जो क वर्ड है कंठ से बोले जाते हैं। क वर्ग, यानी हमारे पास जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। क, च, ट, त, प। ये 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग को हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन आधा इन इस प्रकार से हम इनको बांटते हैं। जो 5 वर्ग हैं, हम कंठ से बोले जाने वाले, च तालु से बोले जाने वाले, त मूर्धा से, तद और सॉरी ट मूर्धा से, त दंत से और व ओष्ठ से बोले जाने वाले होते हैं। तो हमारे पास त तालु का मतलब है च वर्ग। कौन सा? च वर्ग। च वर्ग में कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ और ण। ये हमारे पास 5 वर्ण हैं जो तालु से बोले जाते हैं। तो इसमें से कौन सा है? ये जो छ, ऑप्शन सी छ, क्योंकि जो ड है ये ट वर्ग का है, और ये जो क है ये क वर्ग का है, और यहाँ जो म है ये प वर्ग का है। ठीक है, तो प वर्ग किससे बोला जा रहा है? ओठ से। त वर्ग किससे बोला जा रहा है? दंत से। और ट वर्ग किससे बोला जा रहा है? मूर्धा से। और क वर्ग सॉरी कंठ से। और जो च वर्ग है वो साथियों हमारा बोला जाता है तालु से। तो छ जो है च वर्ग का है, तो ये हमारा तालव्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। प्रश्न में पूछा था निम्न में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालु से होने का मतलब कौन सा वर्ड? तालव्य। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण मूर्धा से होता है। यहाँ आपको मूर्धा से बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए क, बी ड, च सी छ और डी म। आपका समय शुरू होता है, करिए फटाफट से। समय समाप्त हो गया है साथियों। ठीक है, हमारा जो ये जो प्रश्न है, निम्न में से कौन से व्यंजन का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो साथियों, जो मूर्धा से उच्चारण होने वाला जो वर्ड है वो कौन सा है? मैंने अभी भी बताए थे, क, च, ट, त, प। 5 वर्ग हैं, पांचों में ये कंठ से, ये तालु से और तब ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। तो इसमें ये देखना है कि ट वर्ग का कौन सा वर्ण है। तो ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं हमारे? ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है, ये हमारे पास 5 वर्ण हैं, ये मूर्धा से बोले जाएंगे ट वर्ग के। तो ये ऑप्शन में हमारा ढ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें उच्चारण मूर्धा से होने वाला है, कौन सा है? ढ। हमारा साथियों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण ओष्ठ है। तो ओष्ठ कौन सा हो जाएगा? ये भी मैं आपको बता चुका हूं, आप इसको बता सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 3, 2, 1, शून्य। समय समाप्त हो गया है। कौन सी व्यंजन से व्यंजन का उच्चारण ओष्ठ है? तो बताया है आपको, जो ओष्ठ है पवर्ग होता है। कौन सा होता है? पवर्ग। पवर्ग से कौन सा आया है? पवर्ग में कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ और म। तो देखना यहाँ ये जो जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क, बी ड, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी म। तो म जो है इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो हमारा जो निम्न में से कौन से व्यंजन का उच्चारण ओष्ठ से होता है? तो म का होता है। तो हमारा जो सही आंसर ऑप्शन डी म हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? कौन सा? तालव्य, यानी तालव्य से बोला जाता है। तो ये इसके भी आपके लिए 5 सेकंड आप जल्दी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। समय समाप्त हो गया है। निम्न में से कौन सी व्यंजन का उच्चारण स्थल तालु है? कौन क्या है उच्चारण स्थल? तालु। वही क, च, ट,
प कंठ तालु च वर्ग का आना चाहिए, छ ज झ और ण, यानी इसमें इन वर्गों में से कोई जो है वो है हमारा तालु से बोले जाने वाला व्यंजन। तो कौन सा है? यहाँ ग क वर्ग का है, झ जो है च वर्ग का है। यानी आपको अगर ऐसे पूछा जाए उच्चारण स्थल के आधार पर, तो आपके जेहन में, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कचट तप, और कचट तप में कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठी, ये इमेज बच जानी चाहिए। और यहाँ पर हमें पता है कि जो तालु है वो च वर्ग होता है, तो च वर्ग के 4-5 वर्ड आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, और 5 वर्डों में से फटाफट से आप छांटोगे कि जो झ है वो साथियों च वर्ग का है, तो ये तालु से बोला जाएगा। ठीक है, तो झ जो है च वर्ग का है और ये तालु से बोला जाएगा, तो यही तालव्य व्यंजन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी झ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थल तालु है? कौन सा व्यंजन तालु है? ये मुझे लगता है ये जो पहला प्रश्न है हमारा, ये सेम वही हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है डबल हो गया है, तो जो इसका आंसर है तालु, तो वो तो झ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न डबल हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं है, ये गलती हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना, इस नहीं को ध्यान रखना है आपको, अंतस्थ नहीं है, इस हिसाब से करना है। चलिए करिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, समय शुरू हो गया है। समय अंतस्थ नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अंतस्थ कौन से होते हैं। य, र, ल और व, ये 4 वर्ण हैं जो हमारे पास अंतस्थ होते हैं। तो इनमें चारों में से देखो, जो ग है वो अंतस्थ नहीं है। ठीक है, व य र, ये व य र, ये सब के सब हमारे अंतस्थ हैं, तीनों के तीनों ये अंतस्थ नहीं है। ये क वर्ग का व्यंजन है, क वर्ग का है, और ये कंठ से बोला जाता है, और ये जो वर्ड है स्पर्शी भी है। कौन सा है? स्पर्शी भी है, अल्प प्राण भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप हमारा जो वीडियो है वर्णमाला के समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उनमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों जो हमारा अगला प्रश्न है, अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। अंतस्थ ध्वनियाँ अभी मैंने बताई हैं, 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। समय समाप्त हो, समय समाप्त हो गया है। अंतस्थ ध्वनि मैंने अभी आपको बताई है, जस्ट पिछले ही प्रश्न में बताई हैं। जो अंतस्थ ध्वनि होती है हमारे पास होती है य, र, ल और व। ठीक है, व, य, र, ल, व, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्र ज्ञा की बात करें, हमारे पास संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये कौन से व्यंजन है? हमारे पास संयुक्त हैं। स, स, ह, ये ऊष्म है। ये कौन से हैं? ऊष्म है। इसमें ड और ढ ये व्यंजन द्वित्व, ये सॉरी ये ताड़न जात उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इनको। ये ड और ढ ये भी हमारे पास, ये दोनों, इन दोनों ड और ढ से मिलकर के विकसित बदलाव करके इनमें इन्हें हमने बनाया है। ठीक है, ड और ढ को, तो हम इन्हें विकसित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये इनसे बने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अंतस्थ ध्वनि कौन सी है ये आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ऊष्म ध्वनियाँ हैं। ऊष्म ध्वनियाँ हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, 5 सेकंड का टाइम है, आप सब इसको कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से करिए, समय समाप्त हो गया है आपका। ठीक है, ऊष्म ध्वनि मैंने अभी बताई थी। ऊष्म ध्वनि जो होती है साथियों वो होती है हमारे पास 4, च, स, और ह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारा साथियों, ये हमारा अगला प्रश्न है साथियों, ताड़न जात व्यंजन है। ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन है, ये मैं अभी भी आपको बताएं थोड़ी देर पहले, आप इसको कर सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। समय समाप्त हो गया है। हमारे पास जो है ताड़न जात व्यंजन साथियों हमारे पास 2 होते हैं। कौन से होते हैं? एक ड और एक ढ। ध्यान रखना, इनमें नुक्ता नीचे लगा होता है, वही हमारे पास ताड़न जात होते हैं। ताड़न जात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्हें जब उच्चारित करते हैं तो उच्चारित करने पर एक झंकार, जो जैसे वीणा के तारों को जब हम पीटते हैं तो उसमें से एक झंकार जैसी उत्पन्न होती है, ऐसे ही जब हम ढ को बोलते हैं तो हमारी जीभ में एक झंकार सी पैदा होती है, तो इनको हम ताड़न जात व्यंजन
कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हमारे जो वर्णमाला के वीडियो हैं आप उनमें देख सकते हैं, क्लास है उनमें देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको उसमें विस्तृत रूप से और बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए, सारी चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए हमारी उन क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन बी डी व। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए करिए सभी लोग। 3, 2, 1। समय समय। लुंठित व्यंजन, आपको बताना था लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो ये पता होना चाहिए कि लुंठित व्यंजन होता कौन सा है। लुंठित व्यंजन होता कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो कौन सा होता है साथियों लुंठित व्यंजन? तो लुंठित व्यंजन साथी होता है, आप इसके नाम पर मत जाना कि लुंठित का मतलब ल लिखा हुआ है तो ल होगा। ल नहीं है, यह भी नहीं है, वह होता है, नहीं है ये भी। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी र। ऑप्शन बी र, यानी जो इसका सही आंसर है लुंठित व्यंजन का वो है साथियों र। क्या र जो है लुंठित व्यंजन होता है, इसी को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसी को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। जो र है इसको हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अर्ध स्वर व्यंजन कहलाता है। अर्ध स्वर व्यंजन कहलाता है। यहाँ प्रश्न क्या है साथियों? अर्ध स्वर व्यंजन कहलाता है। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। 5 सेकंड शुरू हो गए हैं आपके, जल्दी से करिए, समय समाप्त हो गया साथियों। अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं साथियों। तो हमारे पास जो अर्ध स्वर हैं साथियों वो हमारे पास होते हैं, एक होता है साथियों य और एक होता है व। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्ध स्वर कौन सा हो जाएगा साथियों इसमें? अर्ध स्वर हो जाएगा साथियों य। कौन सा हो जाएगा? य। यानी हमारे पास जो अर्ध स्वर होते हैं वो दो होते हैं, एक य और एक व। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में आया है ऑप्शन ए य है, इसमें व आया नहीं है, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अर्ध स्वर व्यंजन हमारा यह है। ठीक है, जो र है वो लोठित होता है, और जो स है जो वो हमारा ऊष्म होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण यानी छ किसके योग से बना है? संयुक्त व्यंजन है ये, तो ये किसके योग से बना है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है क और स, ऑप्शन बी है क च, ऑप्शन सी है क और स, ऑप्शन डी है क और छ। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है। यानी छ वर्ण किसके योग से बना है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन ऑप्शन ए। यानी जो ऑप्शन ए है वो है हमारा क और स, यानी छ वर्ण का योग जो हुआ है वो क और स से हुआ है। पेट चीरे वाला स आता है, हमेशा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रम में किन दो वर्णों का योग किया गया है? यानी ये भी संयुक्त व्यंजन है और ये किन दो वर्णों के योग से बना गया है, ऐसा इसने पूछा है। ठीक है, तो 5 सेकंड है आपके पास, आप जल्दी से कर सकते हैं, जल्दी से करिए। 5 सेकंड आपके समाप्त हो गए हैं। यानी इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि श्रम में किन दो वर्णों का योग किया गया है? श्रम में किन दो वर्णों का योग किया गया है? तो साथियों जो श्र है इसमें दो वर्ण हैं, एक स और एक र। एक स और एक र, कौन सा स? ये शीटी वाला, ये श और ये र, इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया है स। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। समय समाप्त। यानी समय समाप्त हो गया है। आपको यहाँ पर अयोगवाह कहा जाता है ये आपको बताना था। अयोगवाह क्या है तो पहले ये समझ लीजिए।
यानी छोटी अंग, यानी जिसे हम अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग। ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं, अयोगवा हैं। अयोगवा क्यों कहते हैं, ठीक है, तो अयोगवा इनको इसलिए कहते हैं कि ये जो हैं किसी भी वर्ड के साथ योग नहीं करते, उनके साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो हमारा अयोगवा हो जाएगा। और डिटेल में समझने के लिए आप इनको हमारे अभी जो हिंदी वर्डमाला की जो क्लासें हैं आप उनमें समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा साथियों अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में कुल वर्ड लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ड कितने हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 52, बी 33, सी 39 और डी 44। समय शुरू होता है अब। साथियों समय समाप्त हो गया है हमारा। तो यहाँ पूछा है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण लिपियां हैं, तो साथियों हमारे पास कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 33 की तो ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। 39 जो हैं सभी दीर्घ मूल और उनको मिला करके बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 40 44 की बात करें तो जो वर्ड हैं शुद्ध वो होते हैं हमारे पास 44 टोटल, ठीक है। उसमें संयुक्त और छिप वगैरह सभी मिला करके हमारे पास 52 वर्ड बनते हैं। तो चलिए हमारा साथियों ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है, आपको ऑप्शन दिए हैं 4, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इनको कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है, ठीक है। वर्णमाला कहते हैं किसे कहते हैं, ऑप्शन ए है हमारा वर्णों के सार्थक समूह को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के समूह को, दो या अधिक वर्णों के योग को, ठीक है। तो इसका जो साथियों सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को। मैंने बताया अभी था आपको, वर्णमाला की जो क्लास है उनमें बताया है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं साथियों, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ आप कहेंगे सर वर्णों के समूह को भी कहते हैं, तो ध्यान रखना वर्णों का जो क्रमबद्ध क्रमबद्ध समूह हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्रमबद्ध, क्रमबद्ध समूह होगा वर्णों का, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला नहीं कह सकते, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता है कह देता है तो अलग बात है, लेकिन वर्णों का के यहाँ ये कहना कि वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये देखो यहाँ ये जो वर्णमाला शब्द लिखा है इसमें कई सारे वर्ण हैं, यानी एक से अधिक वर्ण हैं और ये वर्णों का ही समूह है, लेकिन ये सार्थक समूह है तो ये शब्द है। लेकिन अगर सभी शब्दों को, सभी वर्णों को हम क्रमबद्ध ढंग से रख देंगे, ठीक है, एक व्यवस्थित ढंग से रख देंगे, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, ये हमें आपको, ठीक है, ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न है, इसके बाद 3 प्रश्न और बचे हैं, इसके बाद हमारा ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो पहला साथियों हमारा जो प्रश्न है ये है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है। तो साथियों ऑप्शन है ए 25, बी 33, सी 39 और डी 52, ठीक है। 5 सेकंड है आपके पास, आप इसको कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है। हमारे पास साथियों जो व्यंजन है, व्यंजन हमारे पास होते हैं साथियों, व्यंजनों की जो संख्या है हमारे पास साथियों वो है 33। कितनी है, 33। इसमें 25 स्पर्शी होते हैं, 25 स्पर्शी होते हैं, 4 हमारे पास अंतस्थ होते हैं और 4 हमारे पास ऊष्म होते हैं। कौन से होते हैं, ऊष्म होते हैं। यानी 4 स्पर्शी हैं, 25 स्पर्शी हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं, यानी टोटल मिला करके 33 जो वर्ड है हमारे पास व्यंजन है। इसके अलावा अगर आप बात करो कि सर क्या हो कि सर 39 होते हैं, तो 39 होते हैं तो उसमें जो 4 होते हैं वो संयुक्त होते हैं, लेकिन वो संयुक्त इन स्वरों से मिलकर ही बने होते हैं। अगर हम दो उत्क्षिप्त की बात करें, ड और ढ की, तो साथियों वो भी इन्हीं में से, स्पर्श व्यंजनों में से ही विकसित होकर के बने हैं, तो उनको हम व्यंजनों में इस प्रकार से मूल व्यंजनों में उनको नहीं गिनते हैं। तो हमारे पास मूल व्यंजन है वो साथियों केवल केवल 33 है। तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 33, ठीक है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है 48वां, हिंदी भाषा में अयोगवाह हैं, अयोगवाह। तो ये मैंने अभी बताया था, 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर सकते हैं, इसके बाद मैं इसको बताता हूँ। समय समाप्त हो गया है।
तो ये जो हमारा प्रश्न है हिंदी भाषा में अयोगवा हैं। तो साथियों जो अयोगवा हैं हमारे पास वो होते हैं अंग और ह, यानी जो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं, अयोगवा में आते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से करिए फटाफट से, समय समाप्त होने वाला है, समय समाप्त होने वाला है, समय समाप्त हो गया। ठीक है, तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जब जिसमें लगता है उससे साथियों हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्लुत स्वर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके पास समय है 5 सेकंड का, समय शुरू हो गया है, जल्दी से करिए, समय समाप्त। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये बताना था आपको। तो ध्वनियाँ या वर्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताए हैं। ध्वनियाँ वर्ड मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। ठीक है, ऑप्शन ए 2। तो साथियों इस प्रकार से हमने ये 50 प्रश्न कवर करे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, और मुझे लगता है कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से दिया होगा और आप सभी ने इसमें अच्छा स्कोर भी करा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो 50 प्रश्न है ये वो छटे हुए प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में ज़्यादातर आते रहते हैं। कोई भी परीक्षा हो अगर उसमें हिंदी आती है तो वर्णमाला के इन 50 प्रश्नों में से ही आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको डिटेल में जानने के लिए हमारी जो हिंदी वर्णमाला की जो क्लासें दी हुई हैं, हमने जो क्लासें कराई हैं, आप उनको ले सकते हैं। उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएंगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस की वर्णमाला की मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको कैसा लगा, मज़ा आया, अच्छा लगा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस क्लास को हमारी को अपने साथियों के साथ शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर कर दें। तो सभी साथियों के लिए आज के लिए केवल इतना ही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।